नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग बातचीत करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने समझा था प्रधानमंत्री के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर था। इसके बाद ये जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का टॉपिक है, ये बहुत छोटा है और इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझना बहुत सिंपल है, आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। चलिए चर्चा करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। सबसे पहले मंत्रिपरिषद तो केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर हो सकते हैं। तो आज हम लोग केंद्रीय स्तर पर पढ़ते हैं। ये भाग 5 के अंतर्गत आते हैं संविधान के, और वो भाग 6 के अंतर्गत आते हैं राज्य मंत्रिपरिषद। हम लोग उनको भी देखेंगे। चलिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सबसे पहले क्या होगा, लोकसभा का चुनाव होगा केंद्र में। जब लोकसभा का चुनाव होगा तो प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, वो बहुमत वाले पार्टी कोई ना कोई होगा। जो बहुमत वाले पार्टी होंगे वो क्या करेंगे, अपने सदस्यों में से किसी एक को वरिष्ठ नेता घोषित करेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जब वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं मंत्रियों की कि आप इन मंत्रियों को चयन करिए, इसे इस पद पर दीजिए। तो ये चयन किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा और राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं, ये हम लोग जानते हैं। बस इसी कंडीशन के जस्ट बाद क्या होता है, जब सभी मंत्रियों की नियुक्ति हो जाता है तो मंत्रिपरिषद का निर्माण हो जाता है। अब मंत्रिपरिषद में बहुत स्तर हैं जो प्रमुख हैं, इन्हीं स्तर को हम लोग समझते हैं। चलिए, अब मंत्रिपरिषद के स्तर, मंत्रिपरिषद के मुख्यतः 3 स्तर हैं। सबसे पहला है कैबिनेट मंत्री, ये तो सबसे ज्यादा आप लोग नाम सुने होंगे, कैबिनेट मंत्री। इसके बाद राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। इसके बाद है उप मंत्री। हम लोग मंत्रिमंडल को भी समझेंगे, वो क्या है, इससे पहले हम लोग इनको समझते हैं। कैबिनेट मंत्री जो है, ये होते हैं मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ मंत्रीगण, समझे ना। इसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं। यानी मंत्रिपरिषद में कितने होंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, 60 से 70 होते हैं मंत्रिपरिषद में सदस्य। और इसमें से 15 से 20 होंगे, यानी जो प्रमुख मंत्री होंगे, जिसे प्रमुख पदभार पर दिया जाएगा, जैसे शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, है ना। तो ये तरीके से उसे दिया जाता है जो कैबिनेट मंत्री में भाग लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वरिष्ठ मंत्रीगण। याद रखने के लिए हम लोग इसे लिख लेंगे। जब कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो निर्माण करते हैं मंत्रिमंडल का। हम लोग दोनों में डिफरेंस देखेंगे, कॉमन डिफरेंस है। इसके बाद है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के 2 टाइप है, यानी 2 टाइप है इसमें। एक है स्वतंत्र प्रभार वाले, स्वतंत्र प्रभार वाले, एक है बिना स्वतंत्र प्रभार वाले। इसे भी हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, लड़कों सबका भूल जाते हैं यहाँ पे। चलिए, ये जो स्वतंत्र प्रभार वाले व्यक्ति होते हैं, सबसे पहले इसको समझिए। कैबिनेट मंत्री के ये दोनों क्या हैं, सहायक हैं, जिसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री दोनों आ जाते हैं। राज्य मंत्री होते हैं तो इसमें 2 पार्ट हुए, एक स्वतंत्र प्रभार वाले। स्वतंत्र प्रभार वाले जो होते हैं उसे किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, यानी उसे हेड बना दिया जाता है, आप स्वतंत्र रूप से काम करिए। इसके बाद बिना स्वतंत्र वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, उसे अलग से कोई काम सौंपा जाता है और वो कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं। सबसे पहले स्वतंत्र प्रभार वाले जो होंगे वो क्या होंगे, जैसे मान लीजिए गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय बहुत बड़ा है। अब गृह मंत्रालय में कोई एक व्यक्ति को स्वतंत्र प्रभार के रूप में नियुक्ति कर दिया जाएगा, आप इन्हें संभालिए। तो ये कंडीशन आएंगे स्वतंत्र प्रभार वाले के साथ। और जो बिना स्वतंत्र प्रभार वाले होंगे वो कैबिनेट मंत्री उसे अलग से काम सौंपेंगे कि आप इनकी जांच ताछ करिए, आप देखिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो ये काम कौन करेंगे, बिना स्वतंत्र प्रभार वाले। इसके बाद उप मंत्री। ये जो उप मंत्री होते हैं, ये स्वतंत्र प्रभार वाले जो मंत्री होते हैं, इसके अंदर काम करते हैं उप मंत्री। सिंपल सी चीजें थी, हम लोग याद रख लिए। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद में जो वरिष्ठ मंत्रियों का समूह है वो होते हैं कैबिनेट मंत्री, और अहम फैसले कौन करते हैं, कैबिनेट मंत्री करते हैं। इसके बाद राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में 2 टाइप हुए, एक स्वतंत्र प्रभार वाले, एक बिना स्वतंत्र प्रभार वाले। स्वतंत्र प्रभार वाले क्या करते हैं, किसी विभाग का अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं। इसके बाद बिना स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, वो सहायक होते हैं किसके, कैबिनेट मंत्री के। इसके बाद उप मंत्री। उप मंत्री किसके अंदर काम करते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री के अंतर्गत काम करते हैं। बस सिंपल सी चीजें थी। चलिए, हम लोग इनको समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, उन्हें हम लोग समझते हैं कि जो मंत्रिपरिषद है उनका दायित्व क्या क्या है। तो दायित्व कौन कौन से हो सकते हैं, एक व्यक्तिगत रूप से, एक सामूहिक रूप से, ठीक ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं जो व्यक्तिगत रूप से किसके लिए होते हैं और सामूहिक रूप से किसके लिए होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत।
व्यक्तिगत दायित्व, इसे याद रखिए दायित्व के रूप में, सिंपल सी चीजें हैं। इसके बाद सामूहिक दायित्व, व्यक्तिगत दायित्व जो होते हैं वो राष्ट्रपति के लिए होते हैं मंत्रिपरिषद का, ठीक है। और ये सामूहिक दायित्व जो है वो लोकसभा के लिए होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस क्या है, लोकसभा बनाम राज्यसभा। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं लड़कों का, तो उसे हम लोग डॉट क्लियर करेंगे, यानी खत्म कर देंगे। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आपसे पूछा जाता है कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति दायित्व होते हैं मंत्रिपरिषद, तो ये राष्ट्रपति, या नहीं तो पूछा जाएगा कि सामूहिक रूप से किसके प्रति मतलब दायित्व होता है उसका, तो वो लोकसभा के प्रति। सिंपल सी चीजें थी। इसके बाद मंत्रिमंडल, एक साइड कर देते हैं मंत्रिपरिषद, एक साइड कर देते हैं मंत्रिमंडल। ये कॉमन चीजें हैं और सबसे ज्यादा डॉट जो है यहाँ पर रहता है। चलिए दोनों में ऐसे कर देते हैं। ये जो मंत्रिपरिषद होते हैं, सबसे पहले इसमें जो 3 स्तर थे, ये तीनों स्तर इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसे समझिए, पीएम, इसके बाद कैबिनेट मंत्री, इसके बाद क्या आ जाएंगे स्टेट मंत्री यानी राज्य मंत्री, इसके बाद एक और कड़ी बना लीजिए, इसमें आ जाएंगे उप मंत्री, ठीक ना। तो ये हुए मंत्रिपरिषद के इतना फैक्टर, इसके मिलने के बाद बनेंगे मंत्रिपरिषद। यहाँ पर मंत्रिमंडल में क्या बनेंगे, सिंपल सी चीजें है 2, एक पीएम और एक कैबिनेट मंत्री, जो हमने बताया था ये दोनों मिल जाएंगे तो मंत्रिमंडल का निर्माण कर देंगे। सिंपल सी चीजें थी। दूसरा नंबर क्या है कि मंत्रिपरिषद जो है वो 91 संविधान संशोधन 2003 में कहा गया कि लोकसभा में जितनी सीटें हैं, मान लीजिए 545 है, तो 545 का कर लीजिए 15%, लगभग 70 के आसपास आता है, यानी 60 से 70 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक ना। 15% होना चाहिए लोकसभा का। इसके बाद यहाँ पे कितना होता है, 15 से 20 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते मंत्रिमंडल में। प्रमुख मंत्रीगण और प्रधानमंत्री ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं मंत्रिमंडल। और अहम फैसले कौन करते हैं, मंत्रिमंडल करते हैं, ना कि मंत्रिपरिषद करते हैं। मंत्रिपरिषद तो सिर्फ उसका ड्राफ्ट बनाता है और फैसले यही करते हैं। यानी वाकई में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करते हैं, मंत्रिमंडल करते हैं। तीसरा क्या हो सकता है मंत्रिपरिषद में, मंत्रिपरिषद तो समूह का समूह है और मंत्रिमंडल इन्हीं का समूह है। यानी क्या लिखेंगे इस शक्ति के बारे में, इसके पास शक्ति क्या है, कम है, इसके पास क्या है, ज्यादा है। बस यही बेसिक डिफरेंस है। पहले अपने संविधान में मंत्रिमंडल का बात नहीं था। इसे 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, ठीक ना, 1978 में मंत्रिमंडल वाला जो भाग है यानी ये रूप है, इसे ऐड किया गया है। समझे ना। याद रखिए कि मंत्रिमंडल को कब जोड़ा गया, तो वो 44वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया 1978 में। ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब एक और होता है किचन मंत्रालय, ये आपसे पूछा जाएगा, किचन मंत्रिमंडल कहिए या कुछ मंत्रालय कहिए, इस तरीके से। किचन मंत्रालय क्या होते हैं, जब प्रधानमंत्री बैठे बैठे क्या कर लेते हैं, कोई छोटे मोटे फैसले कर लेते हैं, उसी को किचन मंत्रालय कहा जाता है। इसमें भी मुश्किल से 15 सदस्य होते हैं, ठीक ना। तो ये आपसे पूछा जाएगा। ये शब्द ऐसे मीडिया के द्वारा दिया गया है, जैसे कोई मित्रगण होते थे, सहयोगी होते थे, तो वो लोग घर आते थे चाय पानी पे और मिलते मिलते हंसिया हंसिया में फैसला कर लेते थे, कोई बड़े बड़े। तो ये कंडीशन क्या कहलाता है, किचन मंत्रालय कहलाता था। तो इसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं, उसके सहपाठी वगैरह सब होते हैं। हम लोग आशा करते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बातें थी उनको हम लोगों ने समझ लिया है। आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अगर आप हमसे कोई राय विचार लेना चाहते हैं या कोई डाउट वगैरह है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 6206075523। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपसे जो भी प्रॉब्लम होगा उनको दूर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।